Hello students, today we are going to read chapter number 5 from 7th class geography book, and the title of the chapter is Water. In first part of this chapter we have read about water and its different sources, water cycle and distribution of water bodies, and then we started ocean currents and we have read about waves. ठीक है कि वेव्स जब बहुत ज़्यादा ऊंची उठती हैं दैट बिकम्स सुनामी, एंड सुनामी इज़ अ जापानीज़ वर्ड जिसका मीनिंग होता है हार्बर वेव्स. इन्हें हार्बर वेव्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे डिस्ट्रॉय, जो डिस्ट्रक्शन है इनकी वजह से वो मेनली कोस्ट लाइन एरियाज़ पर होता है, हार्बर्स पर होता है. ठीक है, सो टुडे वी विल रीड अबाउट सुनामी, द अर्थ's pandemonium. In this we will read about tsunami that took place in Indian Ocean on 26 December 2004. ठीक है, Tsunami or harbor waves struck havoc in Indian Ocean on 26 December 2004. जो सुनामी या हार्बर वेव्स इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 में आई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया था. ये वेव्स जो थी इसका मेन रीज़न था अर्थक्वेक, जो कि कहाँ पर आया था? वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया में है. सो सुमात्रा के वेस्टर्न बाउंड्री पर जिस अर्थक्वेक यानी कि एपी सेंटर था, उसका एपी सेंटर मतलब जहाँ से अर्थक्वेक की पहली वेव्स शुरू होती हैं. एपी सेंटर हमने जब अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि अर्थक्वेक का एपी सेंटर वो होता है जहाँ से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है. और सो यहाँ से ये वेव्स फैलनी शुरू होती हैं, और इस अर्थक्वेक की जो रिक्टर स्केल पर रेटिंग जो थी, जो मैग्नीट्यूड था, दैट वाज 9.0, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है. और एज इसका रीज़न क्या था? एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट. हमने जब अर्थ की क्रस्ट के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमारा लिथोस्फीयर जो है डिफरेंट प्लेट्स में टूटा हुआ है. तो उन्हीं प्लेट्स में से इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट में कुछ मूवमेंट्स हुई. क्या मूवमेंट हुई? जो इंडियन प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के नीचे की तरफ खिसक गई. ठीक है, जिसकी वजह से समुद्र में जो था एक अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से ये वेव्स उठी थी. The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meter and tilted in a downwardly direction. जो ओशन फ्लोर था वो टूट गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, एक जो पानी जो था वो बहुत ज़्यादा पीछे हट गया. यानी कि जो बीचेस थे वहाँ से पानी बहुत ज़्यादा पीछे हट गया, और फिर जब पानी बहुत ज़्यादा पीछे हट गया, जब वो वापस आया तो उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट की. ठीक है, तो सबसे पहले पानी डिस्प्लेस्ड हो गया, पीछे हट गया. अ ह्यूज मास ऑफ द ओशन वाटर फ्लो टू फिल द गैप दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय डिस्प्लेसमेंट. अब क्या हुआ था कि ये प्लेट्स जो हैं इनमें थोड़ा सा स्पेस बन गया और वो पानी वहाँ इकट्ठा हो गया. इस वजह से जो कोस्टल एरियाज़ थे वहाँ का पानी कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया. ठीक है, this marks the withdrawal of water mass from coastlines to the land masses in the south and southeast एशिया. ठीक है, साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, क्योंकि इंडियन ओशन में आया था. सो एशिया के साउदर्न पार्ट पर क्या हुआ कि पानी जो है कोस्ट लाइन से बहुत पीछे हट गया. आफ्टर थर्स्टिंग ऑफ इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट. अब फिर क्या हुआ, पहले तो पीछे हट गई प्लेट्स, फिर जब प्लेट्स आपस में टकराई तो क्या हुआ, पानी जो है फिर से कोस्ट लाइन की तरफ आना शुरू हो गया. पहले क्या हुआ, पहले प्लेट्स में डिस्प्लेसमेंट हुई, एक स्पेस बन गया ऐसे, तो वहाँ पानी इकट्ठा हो गया. जब ये प्लेट्स आपस में फिर से जुड़ गई तो क्या हुआ, वही पानी जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से वापस कोस्ट लाइन की तरफ आ गया.
और ये पानी इतनी ज़्यादा स्पीड से आया कि इसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया। द सुनामी ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर, comparable to the speed of commercial aircraft, and completely washed away some of the islands in Indian ओशन। ये इतनी तेज़ आई, कितनी स्पीड थी इसकी, 800 किलोमीटर पर आवर, जो किसकी स्पीड के साथ कंपेयर किया गया है, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनकी स्पीड इतनी होती है जितनी इस वेव्स की थी। तो इतनी तेज़ थी ये वेव्स, इन्होंने इंडियन ओशन के कुछ आइलैंड्स को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इन वेव्स का मेन रीज़न क्या था, हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनका जो है एक के नीचे एक प्लेट का चले जाना, यानी कि हमारी इंडियन प्लेट जो थी वो बर्मा प्लेट के नीचे चली गई। तो इस पूरी प्रोसेस में पहले एक स्पेस बना जिसमें पानी इकट्ठा हुआ है उस जगह पर, फिर जब वो प्लेट्स फिर से आपस में टकराई तो वो पानी जो है दोबारा लैंड एरिया की तरफ आया विद द स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार दैट मार्क्ड एज अ साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। अब अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं कि इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट, ठीक है, इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट जो था वो पूरी तरह से पानी में डूब गया था। As the wave moved from the earthquake epicenter from Sumatra toward Andaman Island, Sri Lanka, the wave length decreased with decreasing depth of water. You can see in this picture the epicenter जो था वो सुमात्रा था। ठीक है। और सुमात्रा से जैसे जैसे ये वेव्स फैलती गई टुवर्ड्स इंडिया और श्रीलंका, ये वेव्स जो हैं इनका जो स्पीड थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जहाँ पर था वो एपी सेंटर पर होता है, और जो कि कहाँ था, इंडोनेशिया के पास सुमात्रा में। और यहीं पर इंडियन प्लेट और जो बर्मा प्लेट है वो एक दूसरे से टकराई थी। ठीक है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ जो थे देवर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अर्थक्वेक एज यू नो कि एक ऐसी नेचुरल कैलेमिटी है जिसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम एडवांस में प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है। सो ऐसा नहीं था। और उस टाइम पर क्या हुआ, जब सुनामी आई और जब पानी जो है एक तरफ इकट्ठा हो गया और कोस्ट लाइन पर पानी कम हो गया, तो लोगों ने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया और लोग वहाँ पर उस सीन को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। और जैसे ही जो सुनामी की जो वेव्स हैं वो पानी वापस आया, तो उसकी वजह से वहाँ पर लाखों, मतलब कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सुनामी वेव्स दैट स्ट्रक इंडियाज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव्स जो समुद्र की जो लहरें हैं उसमें दो तरह की राइज एंड फॉल ऑफ वाटर जो है दैट इज़ कॉल्ड टाइड्स। नेक्स्ट इज अवर टाइड्स। टाइड्स क्या है, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। यानी कि कोस्ट लाइन पर जो पानी की लहरें दिन में 2 बार ऊपर उठती हैं और 2 बार नीचे जाती हैं, सो इन्हीं को क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। It is high tide when the water covers much of the shore by rising to its highest level. हाई टाइड्स किसे कहा जाता है, जब पानी कोस्ट एरिया के हाईएस्ट लेवल तक आता है, किनारे के हाईएस्ट लेवल पर आता है, उसको हाई टाइड कहते हैं। और जब पानी पीछे चला जाता है, लोएस्ट लेवल पर चला जाता है, इसको लो टाइड कहा जाता है। सो हाई टाइड क्या है, व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। और लो टाइड क्या है, इट इज़ द लो टाइड व्हेन द वाटर फॉल्स टू द लोएस्ट लेवल
ठीक है, सबसे पीछे की तरफ चला जाता है एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर, और किनारे से, कोस्ट लाइन से पीछे हट जाता है। और इन टाइड्स का रीज़न क्या है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ जो समुद्र है उसमें हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं। ठीक है, अब ये किस वजह से होते हैं कि सन और मून का जो है ग्रेविटेशनल पुल। अब क्या होता है, जब फुल मून होता है या न्यू मून डेज में क्या होता है, सन, अर्थ और मून जो हैं एक लाइन में होते हैं, सेम लाइन में होते हैं, जिसकी वजह से टाइड्स जो हैं वो हाईएस्ट होती हैं, और इन्हीं टाइड्स को क्या बोला जाता है? स्प्रिंग टाइड्स। यू कैन सी इन दिस इमेज। अब फुल मून या न्यू मून के दिनों में सन, अर्थ और मून ये एक सेम लाइन में होते हैं, इसीलिए ग्रेविटेशनल पुल जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इस टाइम पर क्या होता है, हाई टाइड्स होते हैं। और जब ये तीनों एक लाइन में होते हैं, इन टाइड्स को बोला जाता है स्प्रिंग टाइड। और इसके बाद जब हम ये तीनों एक लाइन में ना होकर, यानी कि रेस्ट ऑफ द क्वार्टर ऑफ द मून, यानी कि मून की जब डिफरेंट फेजेस होती हैं तब ये एक लाइन में नहीं होते, और तब हमारी जो ग्रेविटेशनल पुल है उसका रिजल्ट होता है लो टाइड। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? नीप टाइड। ठीक है, सो लेट अस रीड फ्रॉम हियर। ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून डेज, the sun, the moon and the earth are in same line and tides are highest. इनको बोला जाता है spring tide. But when the moon is in its first and last quarter, यानी कि फुल मून के बाद के 14 डेज और न्यू मून के बाद के 14 डेज जो होते हैं उनमें मून, अर्थ और सन एक लाइन में नहीं होते, इसीलिए उस टाइम पर जो टाइड्स होती हैं वो लो टाइड्स होती हैं। तो ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन diagonally opposite directions by gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. These are called neap tides. हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, यानी कि हाई टाइड्स की वजह से जो शिप्स हैं वो इजीली जो फ्लोट कर सकती हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, और इसकी वजह से जो शिप्स हैं वो बंदरगाह पर इजीली पहुंच सकती हैं। और हाई टाइड्स की वजह से क्या होता है, बहुत सारी फ़िश जो हैं वो समुद्र के किनारे शोर्स पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो फिशरमैन हैं उन्हें बहुत सारी फ़िश मिल जाती है। सो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ऑफ ड्यू टू टाइड ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्पफुल है। सो टाइड्स में हमने क्या पढ़ा? टाइड्स जो हैं दैट आर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। स्प्रिंग टाइड क्या होता है? जब फुल मून और न्यू मून पर जब तीनों सन, मून और अर्थ सेम लाइन में होंगे तब जो हैं वेव्स ऊंची उठेंगी, टाइड्स ऊंची उठेंगी, जिसे हम हाई टाइड कहते हैं, और इसे हम स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। और नीप टाइड क्या होता है? जब सन, अर्थ और मून सेम लाइन में ना होकर, मून जो है अपने रेस्ट ऑफ द क्वार्टर में होता है, अर्थ का चक्कर लगा रहा होता है, तो उस टाइम पर वेव्स जो टाइड्स हैं वो ज़्यादा ऊंची नहीं उठती, जिसको नीप टाइड कहा जाता है। अब टाइड्स की वजह से क्या होता है, समुद्र पर जो शिप्स हैं वो इजीली फ्लोट कर सकती हैं, बहुत सारी फ़िश जो फिशरमैन हैं उनको काफ़ी सारी फ़िश पकड़ने को मिलती हैं, और टाइड्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है कई जगह पर। नेक्स्ट आ गया हमारा ओशन करंट। अब ओशन करंट क्या है? अब समुद्र का पानी, उसमें लहरें उठती हैं, वेव्स उठती हैं, पर ओशन का पानी फ़्लो भी तो कर रहा है किसी डायरेक्शन में। तो जो ओशन का वाटर है, जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है,
वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसकी। तो जो ओशन करंट है, दे आर द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन ओशन सरफेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रही है। सो ओशन करंट्स मे बी वार्म और कोल्ड, वार्म और कोल्ड, और वार्म ओशन करंट कहाँ पर होगा? इक्वेटर पर होगा, ठीक है। और वहाँ से पानी जो है, जो ओशन करंट है, वो पोल्स की तरफ फ्लो करता है, इसीलिए इसको वार्म ओशन करंट कहा जाता है, कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ फ्लो कर रहा है। और कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोल्स और हायर लेटीट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लेटीट्यूड। हमारे वार्म ओशन करंट्स जो हैं, दिस इज इक्वेटर, और इक्वेटर से पोल्स की तरफ फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। पोल से इक्वेटर से पोल्स की तरफ फ्लो कर रहे हैं, दिस इज वार्म ओशन करंट। और इसके अलावा जब हमारा ओशन करंट पोल्स की तरफ से, ठीक है, दिस इज इक्वेटर, यहाँ पर पोल्स हैं हमारे, जब हमारा ओशन करंट क्या कह रहा है वो, पोल या हाई लेटीट्यूड, दीज आर द लेटीट्यूड, हाई लेटीट्यूड से लोअर लेटीट्यूड की तरफ फ्लो कर रहा है, तो उसे कहा जाता है कोल्ड ओशन करंट, ठीक है। सो वार्म ओशन करंट्स ब्रिंग्स अप वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। अब वार्म ओशन करंट के आसपास के जो एरियाज होंगे वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, और एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मीट प्रोवाइड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ था हमें वार्म ओशन करंट्स और कोल्ड ओशन करंट्स का। लेब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड ओशन करंट एंड Gulf Stream is warm ocean current. We can locate in this map of the world here. This is Labrador ocean current, और जिस यहाँ पर इंडिकेशन मैप में है, ब्लू लाइन इंडिकेट कोल्ड ओशन करंट एंड रेड लाइन इंडिकेट वार्म ओशन करंट। अब वार्म ओशन करंट हमने पढ़ा कि इक्वेटर से, दिस इज इक्वेटर, सो मोस्ट ऑफ द वार्म ओशन करंट्स आर फ्लोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, वार्म ओशन करंट हैं। एंड कोल्ड ओशन करंट्स वो हमारे पोलर एरिया से या हाई लेटीट्यूड से लो लेटीट्यूड की तरफ फ्लो करते हैं। यू कैन लोकेट गल्फ स्ट्रीम इज अ कोल्ड ओशन करंट एंड लेब्राडोर इज अ वार्म ओशन करंट। और जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, यानी कि वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं, वहाँ वो जो एरिया है वो फिशिंग के लिए बेस्ट माने जाते हैं। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। द एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। मतलब समुद्री यात्रा यहाँ पर मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर धुंध बनी रहती है, फोगी रहता है, जहाँ ठंडी और गर्म स्ट्रीम्स आकर मिलती हैं। सो ओशन करंट्स दे मे बी वार्म एंड कोल्ड। वार्म ओशन करंट्स flows from equator to polar regions and cold ocean currents from high latitude to lower latitude, या पोलर से ट्रॉपिकल की तरफ कह सकते हैं, या हायर लेटीट्यूड से लोअर लेटीट्यूड। हायर लेटीट्यूड यानी कि पोलर रीजन ऊपर की तरफ, ठीक है, या दिस साइड और दिस साइड, ठीक है। और लोअर लेटीट्यूड यानी कि ट्रॉपिकल रीजन की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। और इनका मेन यहाँ पर जहाँ वो कोल्ड एंड हॉट वार्म ओशन करंट्स मिलते हैं, वो फोगी एरिया होता है, वहाँ पर फिश जो है बहुत ज़्यादा प्लेंटीफुल होती है, जिसलिए वो बेस्ट हैं फॉर फिशरमैन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।